नमस्कार, मैं वकार यूनुस। स्वागत है आपका सीसीएल ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी जो विद्युत धारा का प्रवाह होगा किसी तार के अंदर तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निकालने के लिए हमारे यहाँ पर चार मुख्य रूल है, मतलब चार मुख्य नियम है जिनकी सहायता से हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। अब आप कहते हो कि सर ये रूल्स तो इजी है, हमने पढ़ भी लिए, पहले पढ़ लिए होंगे आपने बिल्कुल, लेकिन इस चैप्टर के अंदर जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो इन रूल्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इन्हीं रूल का होगा, इन्हीं नियमों का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, यानी सारे के सारे नियम महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखना है। पहला है स्नो का नियम, SNOW। एस का मतलब होता है यहाँ पर साउथ, एन का मतलब होता है यहाँ पर नॉर्थ, और ओ का मतलब होता है यहाँ पर ऑफ, और डब्ल्यू का मतलब होता है वेस्ट। ठीक है सर, साउथ क्या होता है? इसको बोलते हैं दक्षिण, वो समझना ध्यान से। नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर, वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम, और ऑफ का मतलब जानते हो आप क्या होता है? का होता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है, कहीं पे का भी होता है, कहीं की भी होता है, कहीं के भी होता है, तो वो डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से। अब अपन ने एक पहले पढ़ा था ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में इस तरीके से कॉइल थी, और जब करंट की दिशा ये थी तो यहाँ पर जो अपने को जो डायग्राम बना था अपना, वो ये बना था। यस और नो? आप सब लोगों को पता होगा अपना ये डायग्राम बना था। यानी मैं इसको सही से बनाऊं तो इस चीज को आप देखो ढंग से, ये इस तरीके से बना था। ये अपना एन था और ये कौन था? साउथ था। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनना कि सर ये रूल कैसे बना? ये स्नो के नियम से बना। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने क्या किया कि इसको तो नॉर्थ मान लिया, इसको साउथ मान लिया, इसको वेस्ट मान लिया, और इसको क्या मान लिया? ईस्ट मान लिया। ठीक है, ये चीज आपको दिख रही है? मेरे हिसाब से सबको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, और सबको हाँ दिख भी रही है, मैंने कैमरे में चेक कर लिया है। ये अपनी दिशा है। वैसे तो एन अपन कॉपी के ऊपर की दिशा मानते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको समझने के लिए हमने दिशाओं को मान लिया। अब मेरी बात सुनो, जब धारा का दिशा कहाँ हो रहा है? एस इधर जा रही है, मतलब इधर से इधर जा रही है, इसका मतलब साउथ से नॉर्थ जा रही है। कहाँ से जा रही है? ये साउथ हो गया आपका, ये क्या हो गया? नॉर्थ। दिशा जो दिशा है वो साउथ से लेके कहाँ जा रही है? नॉर्थ जा रही है, यानी दक्षिण से लेके उत्तर जा रही है। दक्षिण से लेके क्या जा रही है? उत्तर जा रही है। और दूसरी बात, इस तार के नीचे चुंबकीय क्षेत्र पता कर रहे हैं। ये विशेष कर, ऐसा मत करना है सर यहाँ कभी इसको यहाँ बना दे तो गलत हो जाएगा। मैं नियम बता दूं वहां पर क्या लिखा हुआ है, आप सुनने मेरी बात ध्यान। एक विद्युत धारा है जो दक्षिण दिशा से नॉर्थ दिशा की जा रही है, और उस तार के नीचे की तरफ अगर कोई चुंबकीय नीडल होती है, यानी चुंबकीय कोई धातु होती है जिसमें चुंबक के गुण प्रेजेंट हो, इसको कंपास नीडल बोलते हैं। कंपास का नीडल यानी उसकी जो तार है, सुई है, कंपास की सुई है। तो साउथ टू नॉर्थ, यानी एस टू एन मतलब साउथ टू नॉर्थ, ऑफ टू वेस्ट। जो नॉर्थ होगा वो कहां चला जाएगा? वेस्ट चला जाएगा। वेस्ट का मतलब है वो यहां से इधर गया, इसका मतलब ये कहां गया? इधर गया। इसका मतलब ये कहां गया? वेस्ट में गया। वेस्ट का मतलब ये किस में गया? पश्चिम में गया। तो यहां से गया पश्चिम में। इसका मतलब अगर दिशा साउथ से नॉर्थ जा रही है तो जो नीडल है वो कहां चली जाएगी? वेस्ट की तरफ चली जाएगी। कहां की तरफ चली जाएगी? वेस्ट की तरफ चली जाएगी। यही क्या होता है? हमारा स्नो रूल होता है। समझ आया? बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, एक टेबल बनानी है, इस तरीके से अपने को एक दिशाओं का ज्ञान करना है, S to N। अब हमारी जो दिशा है वो इधर से इधर जा रही है, यानी इधर से इधर जा रही है, तो उस तार के नीचे चुंबकीय क्षेत्र की जो नीडल होगी वो अपना एक डिफ्लेक्शन शो करेगी, यानी एक परिवर्तन शो करेगी, और वो परिवर्तन ऊपर की तरफ चला जाएगा, यानी नॉर्थ से वेस्ट की तरफ चला जाएगा। उसी को बोलते हैं स्नो का नियम। क्या बोलते हैं? स्नो का नियम। अगर यहाँ से उल्टा हो जाता है तो वेस्ट की बजाय क्या आ जाएगा? ईस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ईस्ट आ जाएगा। समझ आ गया? तो यहाँ से कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं दोबारा बता दूंगा आपको। ये चीज क्लियर हो गई कि आपकी? ठीक, पहला रूल कंप्लीट। ठीक है, अब दूसरा रूल देखो, दाएं हाथ का अंगूठे का नियम। ये मेरा दायां हाथ है, ठीक है, मैं इससे लिखता हूँ, ये मेरा दायां हाथ है। आप बाएं से भी लिखते हो, ये नहीं कि जो लिखता है वही दायां होता है। दायां का मतलब राइट लेफ्ट जानते हो, आप सब समझदार हो। दायां बायां, ठीक है, ये दायां हाथ है। ये कोई वायर है, उस वायर को मैंने ऐसे पकड़ लिया, यानी हमारा एक वायर है ये रहा, और उसके साथ में ये अंगूठा है किसी का, और यहाँ पर अपन इस तरीके से उंगलियां हैं।
कि क्या है ये उंगलियां इस तरीके से, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, इस तरीके से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये हाथ है अपना और ये अपना हाथ है, ठीक है। उसको इस तरीके से बांधा हुआ है। मेरा थोड़ा अच्छा नहीं बनता मेरे से, आप लोग समझदार हो, सारे अच्छे बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो हो गया इसका अंगूठा, क्या हो गया ये अंगूठा हो गया, और इसमें हो गई ये हो गया तार, ठीक है। जो अंगूठा है ना ये तो किसकी दिशा प्रदर्शित करेगा, धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यानी ये जो पकड़ रखा है ना मैंने, इस तार को पकड़ रखा है, तो ये जो अंगूठा है ना ये तो धारा की दिशा को। अब जो ये उंगलियां घूम रही है, यानी इन जो उंगलियों को घुमाव है, यानी इस तरीके से, इस तरीके से, तो यहाँ घुमाव है तो इस तरीके से है। यानी अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूँ तो ये है, तो यहाँ पर तो इधर जा रही है, इधर जा रही है, देखो बाहर जा रही है, इधर बाहर की तरफ ऐसे घूम रही है। इसका मतलब अब हम इसको ऐसे बना देना तो पता चल जाएगा ये इसके पीछे से आकर आगे से निकल रही है। इसका मतलब ऊपर तो किसकी दिशा दिस कर रहा है, ये तो किसकी दिशा हो गई, धारा की दिशा हो गई, ऊपर की तरफ जा रही है। और जो ये दिशा हो गई ये किसकी हो गई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, किसकी हो गई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। समझ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो ये हो गई और धारा की दिशा हो गई। ये क्या होता है हमारा दाएं हाथ के अंगूठे का नियम होता है। मैंने नोट्स के लिए बोल दिया है, पीडीएफ मिल जाएगा। जिसको नोट्स की जरूरत है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि हाँ सर मुझे नोट्स चाहिए, तो मैं उसको लिंक भेज दूंगा, उसको पर्सनल लिंक सेंड कर दूंगा, आप लोगों को वो मिल जाएंगे। अगर आप नहीं करते हो तो मैं समझूंगा कि आपको ये सिर्फ समझना ही था, नोट्स आपके पास अवेलेबल है, ठीक है भाई। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे तीसरे के लिए, वृत्तीय धाराओं के लिए। अब क्या है कि हथेलियों में हमने यहाँ पर ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर उसको फैला रखा है, पूरे को, पूरे हाथ को फैला रखा है, यानी हमारा ये दिख रहा है। और यहाँ पर इस तरीके से ये अपना हैंड है, ठीक है। और यहाँ पर उसको इस तरीके से फैला रखा है और यहाँ उसका अंगूठा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ जहाँ धारा की दिशा थी ये तो है चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा, यानी जो अंगूठा है वो तो दिखा रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखा, यानी ये तो क्या हो गई चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। तो अब जो यहाँ पर चारों तरफ जो अंगुलियां होंगी ये किसको दिखाएंगी, जो इस तरीके से बनेगी, यानी वो क्या हो जाएंगे, अपनी धाराएं हो जाएंगी। इसको क्या बोलेंगे, धारा, ठीक है। यानी अगर ये अपना अंगुला है, ये अपनी हथेली दिख रही है आपको, अगर मैं इसको इस तरीके से खोल लूं तो ये अगर चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, तो धारा है उसके क्या बन जाएगी, इस तरीके से बन जाएगी। समझ आ गया। ये कौन सा हो गया अपना वृत्तीय धाराओं के लिए दाईं हथेली का नियम। अब लास्ट आता है हमारा मैक्सवेल कोर्ब का नियम। मैक्सवेल कोर्ब क्या करता है कि ये हमारा कोई एक क्या बोलते हैं उसको, पेज, स्क्रू बोलते हैं उसको, ठीक है। और इस पेज को हमने इस तरीके से यहाँ पर, अब यहाँ से हम इसको कसना शुरू करते हैं, मतलब कहने का मतलब ये बन गया पेज, ठीक है। अब यहाँ से, अब अगर मैं बात करूं ये जो, अगर इसको आप ऐसे घुमाओगे तो आगे बढ़ेगा, ऐसे घुमाओगे तो पीछे, यानी जब इसको हम ऐसे घुमाते हैं तो ये आगे बढ़ता है, और जब इसको मतलब कि जो अपना इसकी दिशा कर बदलते हैं हम तो ये कहाँ जाएगा, नीचे। इसका मतलब ये तो इससे जुड़ा हुआ है और ये किससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है। तो अपन इसको ऊपर ऐसे घुमाएंगे, यानी ऐसे घुमाएंगे तो धारा तो ऊपर जा रही है, तो ये जो किसको प्रदर्शित कर रहा है, धारा को, और ये किसको प्रदर्शित करेगा, चुंबकीय क्षेत्र को। किसको करेगा, चुंबकीय क्षेत्र को। किसको करेगा, चुंबकीय क्षेत्र को। ये क्या होता है हमारा स्क्रू केस, मतलब जो अपना कोर्क पेच का नियम होता है। किसका नियम होता है, कोर्क पेच का नियम होता है। समझ गया। अब इसमें एक चीज और ध्यान है, जो अपना अंदर की तरफ वाला हिस्सा होगा, अंदर की तरफ वाला, उसको तो दिखा देंगे हम क्रॉस, और जो बाहर वाला होगा उसको दिखाएंगे हम डॉट। मतलब अगर अंदर जा रहा है तो समझ जाना क्रॉस है, कहने का मतलब जैसा आपके अनुसार ये चीज हम समझ नहीं पा रहे हैं। देखो भाई ये कॉपी दिख रही है आपको, है ना, अगर इसके अंदर की तरफ जा रही है, मतलब कि जो धाराएं हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इसके अंदर की तरफ घुस रहा है तो आ जाएगा क्रॉस, और इससे बाहर निकल रहा है तो डॉट आ जाएगा। अंदर जा रहा है तो क्रॉस और बाहर आएगा तो डॉट। वो इस ये किससे लिंक है, पेज के नियम से, ठीक है। किससे लिंक है, पेज के नियम से। ध्यान रखना हमेशा क्रॉस जो होता है इसका मतलब अंदर जा रहा है, और डॉट का मतलब होता है इससे बाहर निकल रहा है, ठीक है। कौन, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, कौन निकल रही है, चुंबकीय क्षेत्र। समझ आ गया। ये हमारे पूरे 4 नियम थे। अगर किसी को फिर भी डाउट लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं स्पेशल इनके लिए क्या बना दूंगा, आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब
अगला जो टॉपिक है हमारा बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बायो सावर्ट का नियम आपको याद होना चाहिए। अगर बायो सावर्ट का नियम आपको याद है तो वहां से आप उस टॉपिक को आसानी से पढ़ सकते हैं, और अगर उस टॉपिक को आप आसानी से पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज मुझे और बतानी थी उस टॉपिक से पहले, हमने पढ़ा था बायो सावर्ट का नियम, कल पढ़ा था, यानी लास्ट लेक्चर पढ़ा था बायो सावर्ट नियम, और एक पढ़ा था हमने कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। इन दोनों में सिमिलरिटीज और दोनों में डिससिमिलरिटीज यानी समानता और असमानता पता करनी है। अब तो पहला तो हमारा ये है तो समानता, समानता तो क्या है इसमें, और यहां पर आ जाएगी असमानता यानी असमानता। ठीक है, दोनों ही चीजें आपके सामने, एक तो समानता वाला फोल्डर बना दिया, दूसरा हमने असमानता वाला फोल्डर बना दिया। ठीक है, अब समानता वाला फोल्डर में अब इसका फॉर्मूला लिख लो। इसका फॉर्मूला होता है dv = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। इस तरह को f = k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। देखो समानता तो ये है कि ये भी 1 अपॉन r स्क्वायर काम करता है, 1 अपॉन r स्क्वायर। इसका मतलब जो dv प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r स्क्वायर है और यहाँ f प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r स्क्वायर, ये तो समानता हो गई दोनों में। अब असमानता देखो, इसमें तो जो क्षेत्र ये प्रदर्शित करता है इसमें q, यानी यहाँ पर जो है dv प्रोपोर्शनल idl है, इसका मतलब ये तो यहाँ पर तो जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो इनकी वजह से बनता है, और यहाँ पर जो फोर्स बनता है वो किसकी वजह से बनता है, q1 और q2 की वजह से, यानी इन दोनों की वजह से। तो अगर इन दोनों को रखें तो q स्क्वायर हो गया, वहां पर आइडियल, यहाँ दोनों एक जैसे हैं, यहाँ अलग अलग है, i अलग है dl अलग है, यहाँ दोनों एक समान है, यानी एक समान से तो क्या बनता है अपना फोर्स बनता है, और यहाँ पे ये हो गई इसमें समानता। ठीक है, ये टॉपिक कई बार पूछा जाता है बोर्ड में, तो मैंने इसलिए आपको आज जनरली बता दिया। कई बार पूछ लेते हैं कि समानता बताओ और असमानता बताओ, तो मैंने दोनों चीजों को आपके सामने क्या कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है भाई, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो देखते हैं हम, वो है लंबे तथा सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। लंबे तथा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लंबे तथा सीधे, लंबे तथा सीधे धारावाही चालक, धारावाही चालक के कारण, चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, यहां लगा देना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी यहां से क्वेश्चन 101% आएगा। अब इसका पहला भाग है परिमित लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है भाई, पहला क्या है, परिमित लंबाई के तार के कारण, यानी धारावाही चालक तार के कारण, या आप ये बोल सकते हो परिमित लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अपन अगर बुक के हिसाब से लिखें तो लिखा हुआ है परिमित लंबाई का सीधा धारावाही का, सीधा धारावाही, धारावाही तार के कारण, तार या चालक लिखा हुआ है, चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, बहुत शानदार और बहुत मजा आने वाला है। अगर यहाँ पे आपने ध्यान दे दिया तो ये समझ आ जाएगा, कि ये नहीं समझे तो आने वाले जो दो टॉपिक है वो समझ नहीं आएंगे। और इसको समझने के लिए आपको बायो सावर्ट का नियम याद होना चाहिए। बायो सावर्ट का नियम dv = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये याद रखना है आपको। ठीक है, याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, सबसे पहले नोट्स के लिए परेशान नहीं होना है, पीडीएफ मिल जाएगा। यहाँ जो चीजें उसको समझने का प्रयास करना, मैं लैंग्वेज ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा, सीधे टॉपिक पे बात करूंगा, टू द पॉइंट बात करूंगा। ठीक है, ये कोई अपने पास तार है, ये इसका x सिरा हो गया, ये इसका y सिरा हो गया। ठीक है, हमने यहाँ पर एक छोटा सा अल्पांश ले लिया, इसको बोल दिया a, इसको बोल दिया b। दोनों की जो लंबाई है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है dl। इसका सेंटर ले लिया हमने O,
और इसका सेंटर लेने के बाद कोई पॉइंट P हमारा यहाँ बीचों बीच इस तरीके से यहाँ पर उपस्थित है, इस B पॉइंट है। अब यहाँ से मैं चला तो जो ये P पॉइंट है यहाँ से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है। तो अपने को पता है, हमने पढ़ा था वहां पे इस तरीके से, ये एंगल होता है हमारा थीटा, यही होता है ना। तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका थीटा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब हम इसको अगर बिल्कुल सीधा निकालें, इसका मतलब जो पॉइंट P है वो कितने डिस्टेंस पर है, D दूरी पर है। मतलब पॉइंट P कितनी दूरी पर है, D दूरी पर है। ये कितने पर R है, और इसको बोल देंगे O डैश, इसको बोल देंगे कैपिटल O, जो 20 दूरी है। अब कैपिटल O और O डैश के बीच की जो दूरी है वो है स्मॉल l। क्या दूरी है, स्मॉल l। अब हमें निकालना है x, जो धारा की मान है वो ये धारा इसमें प्रवाहित हो रहा है दिशा में। हमें यहां से शुरू करके यहां तक हमें कैलकुलेट करना है। शुरू हमें यहां से करना है x से लेके और y तक। परिमित लंबाई है, परिमित का मतलब होता है फिक्स लंबाई। फिक्स लंबाई यानी लंबाई में परिवर्तन है, फिक्स लंबाई है। परिमित लंबाई का मतलब क्या होता है, फिक्स लंबाई है। ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर ये थीटा है तो हमने इसको भी थीटा बोल दिया, इसको भी थीटा बोल दिया, लेकिन यहाँ पर दोनों का नाम अलग अलग कर दिया। ठीक है। क्या क्या नाम किया, फर्स्ट वाले को तो दे दिया हमने θ1 और इसको बोल दिया हमने, लेकिन नहीं, इसमें भी अंदर की तरफ ऊपर तरफ है तो इसमें भी वही बनेगा वो। हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाकर यहाँ से ले लिया, इसको बोल दिया हमने θ2। ठीक है। अब जो यहाँ से ये डिस्टेंस है इसकी वो है, और एक डिस्टेंस ये है, इसको तो बोल दिया हमने फाई। यहाँ नहीं बनाते इसको ना, थोड़ा बाहर लेते हैं। तो ये तो क्या हो गया और ये क्या हो गया, अपना जो ऊपर वाला है, मतलब P पॉइंट से जो ऊपर वाला है उसको तो बोल दिया अपन ने φ2 और इसको बोल दिया φ1। ये φ1 हो गया और ये हो गया φ2। ये नहीं, डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया। मैं समझता हूँ कि सबको डायग्राम आ गया होगा। अब हमारे फर्स्ट इक्वेशन है, हम लिख देना कि हम जानते हैं dv = μ0/4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कुछ नहीं छेड़खानी करनी, सीधा बाय शॉर्ट के नियम समझाते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या क्या निकालना है, एक तो हमें dl चाहिए, एक हमें यहाँ से r चाहिए। इन दोनों को निकाल दोगे फिर आंसर लाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम dl निकालते हैं, यानी इसी क्वेश्चन से फर्स्ट हम क्या निकालेंगे, dl। कुछ स्टेप बताऊंगा मैं, इसको याद करने से पूरा सॉल्व नहीं होगा ये। तो अपन ये फॉर्मूला याद रखते हैं, इससे सबसे पहले क्या निकालते हैं, dl। अब dl देखो ये रहा, dl के बजाय पहले हम d निकाल लें। अगर यहां से जो l है उसको l निकाले तो dl निकाल सकते हैं ना भाई। यहाँ पे l है अपने पास, यहाँ से d निकाल सकते हैं, और जो dl है वो क्या है, a से बीच की दूरी है, यानी dl क्या है, a व b के बीच की दूरी। ठीक है। इसको निकालने के लिए हमें l चाहिए पहले, और l हमें पता है, तो l के लिए हमारा ये फॉर्मूला ये बनता है। तो हमने यहाँ से इसको अलग कर लिया, यानी एक हमारा ट्रायंगल बनता है, और वो ट्रायंगल ये बन जाता है, ये एंगल हो जाता है हमारा 180 - थीटा, और ये लेंथ l आ गई और ये आ गई d, और ये कौन सा पॉइंट आ गया P, ये कौन सा आ गया अपना O डैश, और ये आ गया O। ठीक है। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं ना, ट्रायंगल लिख देना, ट्रायंगल O डैश P से। अब एंगल थीटा ये है तो इसका ये तो लंब हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण। अब लंब बटे कर्ण में कोई सूत्र बताओ मुझे, लंब बटे कर्ण या कर्ण बटे लंब, यानी ये तो लंब हो गया, सॉरी कर्ण नहीं, लंब बटे आधार। तो हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ रखा है हमने, लाल बटा कक्का, है ना। तो अब देखो इसमें एक तो हमारे पास लंब है और एक आधार है, तो लंब कहाँ रहा और आधार कहाँ, ये रहा, यानी tan थीटा का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार, लंब क्या है अपना d अपॉन l। अपने को l चाहिए तभी तो dl निकलेगा, तो l को अपन ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा, l अपॉन d, उल्टा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन tan थीटा। भाई मैंने इसको ऊपर किया, उसको नीचे किया, तो ये नीचे आ गया, 1 ऊपर चला गया। अब यहाँ से d में यहाँ से हटा दूं तो d आ जाएगा यहाँ। इसका मतलब हमने इसको ये मॉडिफाई कर दिया, तो अपना क्या आ गया, l इक्वल्स टू d tan थीटा। यहाँ से इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या, 1 अपॉन tan क्या होता है, cot थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा, d cot थीटा। अब देखो यहाँ पर l आ गया, dl निकालना है अपने को, तो dl निकालने के लिए क्या करेंगे कि dl अपॉन dl थीटा, यानी इसका क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, अवकलन
थीटा के सापेक्ष करने पर, किसके सापेक्ष करेंगे, थीटा के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा dl अपॉन d थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना जो d cos थीटा, d तो बाहर चला गया और क्या हो जाएगा d अपॉन d थीटा और cot थीटा आ गया ना। अब इसको सोल्व करो तो क्या आ जाएगा dl अपॉन d थीटा इक्वल्स टू d पहले से ही है और क्या आ जाएगा cot थीटा का माइनस कोसेक स्क्वायर, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब सर ये कैसे, ये आपको आना चाहिए भाई, आप 12th में पढ़ रहे हो, 11th के बेसिक मैंने पढ़ा दिया है। अगर किसी को बेसिक नहीं आता यानी अवकलन नहीं आते तो इसी चैनल के ऊपर आप प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ बेसिक फिजिक्स के नाम से फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर अवकलन समाकलन सारा कुछ बता रखा है, वहाँ जाके सीख लेना। ठीक है भाई, ये आ गया। अब इसको अपन यहाँ से dl निकाले ओनली, तो यहाँ से dl क्या आ जाएगा आपका, अगर मैं यहाँ से dl निकालने की कोशिश करूँ तो dl इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस d कोसेक स्क्वायर थीटा और d थीटा, यानी इक्वेशन नंबर 2 dl आ गया। अब देखो यहाँ पे हमने dl निकाल लिया, अब निकाला है r, यानी इक्वेशन नंबर, अब त्रिभुज r निकालने के लिए भी यही है भाई, एक ही तो हमारे पास r और d, तो हम इसी को वापस लेते हैं, यही ट्रायंगल अपने पास ये रहा। ठीक है, ये अपना वही 180। एक चीज और ध्यान देनी थी, सॉरी गलती हो गई, क्या गलती हो गई कि ये 180 माइनस थीटा था भाई, तो यहाँ tan थीटा की जगह क्या आएगा 180 माइनस थीटा आएगा, 180 माइनस थीटा क्या आएगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ ओनली थीटा नहीं है, 180 माइनस थीटा है, तो 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पर 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या जाएगा L अपॉन d आएगा, L अपॉन d, तो यहाँ थीटा को इसमें देख लेना, यहाँ पे क्या जाएगा 180 माइनस थीटा, और यहाँ पे क्या जाएगा 180 माइनस थीटा, और 180 माइनस थीटा को अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस कोट थीटा। भाई 180 थीटा क्या लेंगे तो 90 पे चेंज होता है, 180 पे चेंज होता है तो माइनस कोट थीटा, और यहाँ पर एक माइनस और प्लस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस d कोस स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 180 माइनस थीटा, तो ये भी 180 माइनस थीटा है, ये अपना P पॉइंट है, ये अपना O डेश है, ये अपना O है, इसको R बोल दिया, इसको D, अब R D में चाहिए, तो अपन देखो यहाँ से या तो ये तो अपना लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण ये रहा। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण यानी साइन, अब साइन थीटा की जगह क्या आएगा 180 माइनस थीटा, इसमें भी यही आएगा, और अपन इसको आगे बढ़े 180 माइनस थीटा, तो लंब बटे कर्ण यानी लंब कितना है d अपॉन r, फिर अपने को r चाहिए तो उल्टा कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा r इक्वल्स टू d अपॉन साइन 180 माइनस थीटा, और इसको लिख देंगे अपन d, और 1 माइनस साइन का होता है कोस होता है, तो कहा जाएगा कोस कोसेक, कोसेक आएगा कोसेक थीटा, d कोसेक थीटा जाएगा, क्या आ जाएगा d कोसेक थीटा। क्लियर, तो ये चीज क्लियर हो गई ना, क्या आ जाएगा d कोसेक थीटा, तो यहां से अपन क्या निकाल देंगे r इक्वल्स टू d कोसेक इक्वेशन नंबर। अब हमें देखो यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने dl निकालना था और एक r निकालना था, अब इन दोनों की वैल्यूज पुट करके हम एक नई इक्वेशन डेवलप कर देंगे, और तो नई इक्वेशन डेवलप करेंगे तो अपन लिख देंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो समीकरण 1, 2 व 3 से, तो क्या जाएगा देखो dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I, dl की वैल्यू रख दो, क्या है dl की वैल्यू d कोसेक स्क्वायर थीटा और d थीटा है ना, और d थीटा के साथ में फिर क्या जाएगा साइन थीटा। ठीक है भाई, अपॉन r स्क्वायर है तो सबके स्क्वायर लग जाएगा d स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो d स्क्वायर यहाँ पे ओनली d था, समझ आ रहा है,
तो यानी कोसेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा से कैंसिल, एक यहाँ पे डी गया, एक यहाँ से डी चला गया, तो यहाँ से क्या बचता है आपका dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और I बचता है अपॉन में D बचता है और ऊपर बच जाता है साइन थीटा और डी थीटा। अब ये जो थीटा है वो थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक है। देखो ध्यान से क्या है, जो थीटा 1 है, जो थीटा का मान है वो एक्स वाई के लिए अगर हम देखें तो कहां से शुरू हो रहा है, थीटा 1 से शुरू होकर कहां तक है, थीटा 2 तक है। तो हम क्या करेंगे, थीटा 1 से थीटा 2 तक इसकी लिमिट लगा देंगे। तार एक्स वाई के लिए थीटा का मान थीटा 1 से क्या होगा, थीटा 2 होगा। तो लिमिट लेने पर तो अब यहाँ पे क्या लेंगे अपन, लिमिट लेंगे तो क्या हो जाएगा dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन D और इंटीग्रेशन साइन थीटा d थीटा और थीटा 1 से लेके थीटा 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 से लेके b तक। ठीक है भाई, तो यहाँ से अगर अपन निकालें तो आगे देखो तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और साइन का क्या होता है I अपॉन d, साइन क्या होता है माइनस cos थीटा और लिमिट लग गई थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। ठीक है भाई, साइन का cos ही होता है। अब यहाँ पे रख दो तो क्या आ जाएगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और I अपॉन d और पहले थीटा रखो तो माइनस cos थीटा 1, ठीक है, फिर माइनस cos थीटा 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन d और ये प्लस हो जाएगा ये माइनस, तो cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। अब हमें अगर फाई और फाई 2 की वैल्यू चाहिए, मतलब फाई और फाई 2 के टर्म्स में वैल्यू चाहिए, तो हम क्या चेंज करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना कि अब हमें चाहिए फाई 1 और फाई 2, तो यहाँ से थीटा और फाई 1 और ये एंगल आपस में क्या है 90, ये भी 90 और ये भी क्या है 90। समझने की कोशिश करना, डेरिवेशन लंबा है लेकिन बहुत मजेदार है। अब यहाँ पे अपने को ये चाहिए, इन तीनों का से फाई 1 और फाई थीटा 2 और 90। अब यहाँ देखें तो एक ट्रायंगल 180 इक्वल होता है, यानी अगर मैं इस ट्रायंगल को यहाँ पे बनाऊं तो ये ट्रायंगल यही बन रहा है ना, ये किसकी वैल्यू है फाई 1, ये क्या हो गया 90 और ये क्या हो गया थीटा 1। अब देखो यहाँ पर दोनों का सम जो होगा, तीनों का सम जो होगा 90 प्लस फाई 1 प्लस थीटा 1 कितना होता है 180 होता है। अब मुझे यहाँ से फाई 1 की वैल्यू चाहिए, 180 होता है ना, होता ही नहीं होता है बताओ, 180 होता है। तो अब मुझे यहाँ से इसको सोल्व करूँ तो मैं क्या हो जाएगा फाई 1 प्लस थीटा 1 और 180 माइनस 90, तो यहाँ से आ जाएगा फाई 1 प्लस थीटा 1 इक्वल्स टू 90। अब अपने को फाई 1 की वैल्यू चाहिए, मतलब थीटा 1 की वैल्यू चाहिए, तो थीटा 1 इक्वल्स टू क्या रख सकते हैं अपन 90 माइनस फाई 1। इक्वेशन नंबर ये अपनी 2 थी 1, ये अपनी 2 थी और ये अपनी थी 3 और ये आ गई अपनी 4 और अब इसको क्या लिख देंगे अपन 5। ठीक है, अब यहाँ एक और चीज देखो, ये तो इससे आ गया मतलब कि ओडेस, ये तो ट्रायंगल ओडेस सॉरी एक्स ओडेस पी, एक्स ओडेस पी। अभी सिमिलरली इसी प्रकार लिख देना, इसी प्रकार देखो, अगर हम इसका देखें दूसरे का, दूसरा अपना ये है, थोड़ा नीचे बनाते हैं क्योंकि वो और ज्यादा ऊपर है, ये और ये कौन सा है फाई 2, ये कौन सा है 90 और यहाँ पर है थीटा 2, ये कौन सा है थीटा 2 है, थीटा 2। अब ये निकालना है तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा 2, यही तो होगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या बनेगा अपने को 180 माइनस थीटा 2 प्लस फाई 2 प्लस 90 इक्वल्स टू 180, यही तो होगा ना। अब यहाँ से देखो ओपन करो इसको तो क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा 2 प्लस
phi 2 प्लस 90 इक्वल्स टू 180। अब देखो यहां से अगर मैं निकालूं तो ये इधर चला जाएगा तो क्या बचेगा माइनस थीटा 2 प्लस phi 2 इक्वल्स टू 180 माइनस 180। ये तो 180 था, ये इधर चला गया माइनस और ये माइनस 90। ठीक है, तो यहां देखो अपन माइनस, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है यहां, तो यहां देखो माइनस थीटा 2 इक्वल्स टू, अब इधर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा तो माइनस 90 और यह एक दूसरे से क्या होगा कैंसिल, और इधर जाएगा तो माइनस phi 2। अगर मैं यहां से थीटा 2 निकालूं तो माइनस इधर से कॉमन लेना पड़ेगा तो 90 प्लस phi 2, 90 प्लस क्या हो गया phi 2। अब हमें इक्वेशन नंबर ये 5 था, ये 6 था, अब हमें रखना है कि ये इसमें इक्वेशन जो 5 6 था इसमें वैल्यूज रखनी है। कैसे रखेंगे देखो ध्यान से, कैसे रखेंगे यहाँ पर। अब लिख देना समीकरण कौन सी थी वो 4 5 6 से, 4 5 व 6 से क्या होगी समीकरण 4 5 6 से, तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन d और cos phi 2 है ना, और थीटा 2 की वैल्यू क्या है 90 प्लस phi 1, 90 प्लस phi 2 और माइनस है और फिर क्या है cos 90 माइनस phi 1। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, अगर है तो दूर हो जाएगी। ये तो वैसे की वैसा ही है, लिख देना। अब यहाँ देखो क्या आती है cos 90 माइनस phi 1, यानी cos 90 प्लस phi 2 है, 90 प्लस phi 2 को अपन क्या बोल सकते हैं sin phi 2, यानी प्लस sin phi 2 हो जाएगा। ये तो क्या आ जाएगा भाई cos sin बदल जाएगा sin phi 2, ठीक है, माइनस अब 90 माइनस phi 2 को आ जाएगा माइनस sin phi 1, ठीक है, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाएगा। यानी अब जो हमारा नेक्स्ट आएगा तो वो आ जाएगा आपका b इक्वल्स टू ये जो बचा हुआ पूरा की पूरा ये यहाँ से यहाँ ले आना, ठीक है, और बचेगा sin phi 1 प्लस sin phi 2, यानी दोनों क्या हो गए। ये हमारा लास्ट में इक्वेशन आता है। इसी को बोल सकते हैं हम कि हम किसकी बात कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं। विद्युत क्षेत्र मैंने पूरा कंप्लीट किया। अब इसमें से कुछ छूट रहा है, मतलब कुछ ऐसा था जो दिखाई नहीं दे रहा है अपने को, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको इसको नीचे कर देता हूँ। अब ये सब दिख जाएगा आपको, पूरा दिख रहा है ना कंप्लीट। और हमने इसको थोड़ा सा यहाँ भी चेंज कर दिया, अब पूरा दिख रहा है। देखो इधर पहले मैंने इधर कर दिया, तो इधर देख लो अगर किसी को वहाँ कुछ छूट गया कि सर यहाँ पे क्या लिखा था आपने। अब मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से मूव कराने के बाद इधर करा देता हूँ, यानी कोशिश करता हूँ कि अब लगभग पूरा सही आ रहा है। ठीक है, ये था ना पूरा ही आ गया ना कि किस तरीके से लिखा है अपन ने। तो ये पूरा डेरिवेशन था भाई, मैंने आपको समझाया, कोशिश की समझाने की। समझना इसी तरीके से पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है इसका। मैं पहले सबसे पहले बता दूं कि हमें डायग्राम बनाना है। डायग्राम जैसे मैंने शुरुआत की थी वैसे वैसे बनाते जाना। दूसरी बात में एक फॉर्मूला लिखना वो मैंने मिटा दिया है, वो क्या था अपना dv इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। वहां पे dl और r की वैल्यू निकालनी है, dl की वैल्यू यहां से निकाल देना, r की वैल्यू यहां से निकाल देना, वैल्यूज रख देना। फिर वहां पे क्या होता है कि जो लिमिट है थीटा की वो थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक है, तो क्योंकि पूरा तार के लिए हम बात कर रहे हैं xy के लिए, तो अपन ने वो निकाल दी। फिर यहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू निकाली हमने इन ट्रायंगल से। एक ट्रायंगल ये यूज किया, एक यूज किया, यहाँ वैल्यू आई, दोनों को यहाँ पे रखा और उसके बाद अपना आंसर आया। अगर फिर भी किसी को लगे कि सर दिक्कत है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और अगर लगे कि हाँ सर समझ आया, तो जरूर फीडबैक भी वहां पे ड्रॉप कर देना। ठीक है, अब इसके बाद जो सबसे चीजें इंपॉर्टेंट है, इसका यूज कैसे करेंगे हम, देखना, मेरी बात सुनना ध्यान से। अब मैं इसको हटा रहा हूँ और उसका यूज देखेंगे कैसे करेंगे, तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा यूज भी। ठीक है, अब देखो बहुत मजेदार है, बहुत इंपॉर्टेंट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। हर बार 4 मार्क्स क्वेश्चन आता है या 3 मार्क्स क्वेश्चन आता है, बाकी उससे कम नहीं आता कभी भी। अब जो भी चीजें आपने सीख ली है किस तरीके से होता है, बस फर्क इतना है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा संयम रखना है। अगर थोड़ा सा ध्यान और थोड़ा सा संयम रखोगे तो ये चीज आपकी आसानी से क्लियर हो जाएगी। और जब चीजें आसानी से क्लियर होने लगती हैं तो फिर पढ़ने में बहुत मजा आता है। ठीक है, आप लोगों को अपनी अच्छी पढ़ाई करनी है और ये चीजें अच्छी तरीके से सीखनी है।
मनन कर लो एक बार अपनी कॉपी को देख के कि हमने सर क्या सीखा था क्या नहीं सीखा था। तब तक मैं इस पेन के अंदर इंक डाल देता हूँ। ठीक है भाई, हो गया। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तारक कारण चुंबकीय क्षेत्र, यानी सेकंड आ जाता है हमारा अनंत धारावाही तार चालक बोल सकते हो के कारण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो, अब यहां से ये हमारा अनंत है, अनंत का कोई ठिकाना नहीं होता, इसका मतलब पॉइंट P पर जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, यस और नो। और यहां से अपनी डिस्टेंस ही हो गई d, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा, मतलब कि यहाँ पे एंगल ये तो कौन सा बन गया φ2, और ये कौन सा बन गया φ1 बन गया, और ये पॉइंट P है, क्योंकि ये अनंत है। अब अनंत का कोई भरोसा नहीं था। अब यहाँ होता तो मैं ऐसे कर देता, यहाँ होता ऐसे कर देता, लेकिन नहीं कर सकते, सीधे सीधे रखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, φ1 = 90 और φ2 = क्या आ गया 90। और हमें पता है कि B का फॉर्मूला क्या होता है, μ0/4π I/d और sin φ1 प्लस sin φ2, और B = μ0/4π I/d और sin 90 प्लस sin 90, और sin 90 की वैल्यू क्या होती है, B = μ0/4π I/d और 1 + 1, यानी अपन इसको ले सकते हैं 2 μ0/4π d और I। हो गया ना। अब यहाँ से इसको और आगे सॉल्व करें तो ये 2 से 2 गया तो क्या बचेगा, μ0I/2π d। आंसर बस पहला इंपॉर्टेंट था, पहला आपने सही तरीके से पढ़ लिया, दूसरा अपने आप ऑटोमेटिकली सही हो गया। यहाँ पे बस यही रोल है, अगर आपने पहला सही तरीके से पढ़ लिया तो दूसरा अपने आप ही सही हो गया। समझ आ गया ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब ये चीज आपको याद होनी चाहिए, अगर ये चीज आपने सही तरीके से याद कर ली फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, और अगर ये चीज आपसे याद नहीं हुई फिर आपको बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो अनंत धारावाही चालक हो गया। अब हमें इसी की जरूरत पड़ेगी, मैं इसी में चेंज कर दूंगा यहाँ पर, बाकी इसको हटा देते हैं और इसको इसमें चेंज हो जाएगा, और ये ठीक है भाई। अब सबसे हमारा दूसरा अगला है कि जो L लंबाई के धारावाही चालक तार के एक सिरे D पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करो। कहने का मतलब ये कोई धारावाही है, अब इस पे कैलकुलेट करना है, यहाँ पर इस पे कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा। अब इसकी L लंबाई है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी x और y की L लंबाई है, तो यहाँ अपना ये तीसरा है, यहाँ लिखना है पॉइंट P पर, लिखना चित्र अनुसार P पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। अब P पर देखो, अब यहाँ पर एक तो ऊपर बनता है कि नीचे बनता है, नीचे वाला तो क्या हो गया 0, यानी φ1 तो क्या हो गया 0, और ये देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये कैलकुलेट करने का अपन यहाँ पे φ2 पता नहीं है अपने कितना है, यानी φ2 का हमें नहीं पता, तो φ2 को φ2 मान लेंगे। अब यहाँ पे φ1 तो हो गया 0 और ये चलेगा φ2, ये 0 हो गया। अब sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0 प्लस sin φ2, तो आंसर आ जाएगा आपका μ0/4π I/d और sin φ2। अब यहाँ से ये r होता है, d होता है और ये r होता है, तो यहाँ से निकाल लो आराम से φ2 की वैल्यू, और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद और निकालने के बाद वहां पे रख देना, ठीक है। उसका आंसर आ जाएगा, जिसमें निकालो sin φ2, ये तो लंबाई तो लाल बटे कब का ही होता है ना सूत्र, तो भाई तो लंब बटे कर्ण, लंब क्या है यहाँ पर L और कर्ण क्या है R, L बटा R ही होगा। अगर अपन R निकाले यहाँ पर तो R ये भी हो सकता है L² + D² का रूट, ये भी तो होता है, ठीक है ना R की वैल्यू। तो इसका मतलब अपन उसको अगले स्टेप में रख देंगे, यानी अभी लिखेंगे sin φ2 = L अपॉन यानी लंब बटे कर्ण R, R की वैल्यू निकाल लो
एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा साइन फाई 2 इक्वल्स टू एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसको यहाँ रख दो तो अपने आंसर क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और यहाँ क्या जाएगा एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का रूट यहाँ। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए ना, समझ आ गया सिंपल सा। अब है कि कोई अनंत लंबाई के हो, यही चीज हम निकालें, कोई अनंत लंबाई का धारावाही हो। अनंत लंबाई का मतलब ये नहीं पता हमें, तो क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे दूसरा डायग्राम बना लेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, मैं इसको पूरा ही बता रहा हूं, पूरा ही करेंगे। मतलब अनंत लंबाई का एक सिरे पे तो हमने रख दिया, अब दूसरे का हमें नहीं पता, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। 5 1 0 है, ये 90, ये अपना x हो गया, और y का हमें नहीं पता कहां तक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 1 इक्वल्स टू 0 और 5 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90। तो यहाँ पे निकालना है b इक्वल्स टू क्या होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन d और sin phi 1 प्लस sin phi 2। ठीक है, अब sin phi 1 की वैल्यू पता है अपने को, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन d, और sin phi 1 0 तो ये 0 प्लस ये 1, तो यहाँ पर जाएगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई d। कब, जब ये अनंत लंबाई का हो और इसके एक सिरे पर निकाले दूसरे सिरे पर नहीं, एक सिरे के, एक सिरे तो पकड़ लिया और उसके बाद इसकी लंबाई अनंत हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये नहीं है इस तरीके से। ठीक है, अब अगला दिया कि दोनों के बीचों बीच हो, यानी आपके जो phi 1 है, यानी कोई ऐसा डायग्राम हो बिल्कुल ऐसे, और यहाँ पे जो phi 2 बन रहा था और जो phi 1 बन रहा था, यानी phi 1 इक्वल्स टू क्या हो phi 2, ये d हो गया, या r नहीं हो सकता है ना, इस तरीके से निकालना है। तो phi 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर phi 1 इक्वल्स टू phi 2, तो यहाँ पर दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, तो 2 sin phi 1 भाई phi 1 इक्वल्स टू phi 2, तो यहाँ पे वही अनुमान कर देना, तो 2 sin phi 2 को भाग लिया ना, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा b इक्वल्स टू 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई d i, और 2 पहले चला गया sin phi 1। ठीक है, अब यहाँ से इसको और सॉल्व कर लेना, यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपके जो लास्ट के जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने सॉल्व किए, है ना, मतलब इसके 2-3 तरीके बताए। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको ध्यान से देखना है। अगर एक बार समझ नहीं आए तो इस वीडियो को रिपीट करना, और अगर ये वीडियो आपने रिपीट करके देखी तो मैं इस बात की श्योरिटी देता हूं कि आपको 99% समझ आ जाएगा। 1% हो सकता है आपको समझ नहीं आए, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं नई वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा आपके लिए। ठीक है, थैंक यू एंड